आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। आप अपने हम अपने नाज़रीन को आज बताते चलें कि जम्मू और कश्मीर के बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात की जाती है। रिजर्वेशन पे आज आपको मालूम होगा सज्जाद गनी लोन ने आदाद शुमार जो पेश किए और इसमें कश्मीर को कितना मिलता है, उसके बाद यही सोचने को सम दिमाग में यही पहला ख्याल आता है कि आखिर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। लेकिन सबके बीच में जम्मू और कश्मीर के बीच में बड़ा मामला जो कश्मीरी पंडितों का है और कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सरकार की तरफ से इकदाम जिस तरह के वो उठाते जा रहे हूँ, लेकिन एक आम कश्मीरी, एक आम मुसलमान की कश्मीर में बात की जाए तो बेताब रहता है। बड़ा हो सकता है मुसलमानों में भी या हम कश्मीरी में भी 2-4% उस तरह के लोग हों जो नहीं चाहते हो कि कश्मीरी पंडित वापस आएँ, लेकिन ओवरऑल हर कश्मीरी, हर मुसलमान ये चाहता है कि नहीं, गुलिस्तान में, इस बाग में सभी तरह के फूल हैं, कोई चंबेली का है, कोई गुलाब है, कोई किसी का फूल है, इन सभी फूलों को इकट्ठा होकर चलना है। लेकिन सबके बीच में कुछ बयानात, कुछ मामलात ऐसी भी आती है जिसके बाद वो गैप जो है वो खड़ा हो जाती है। पिछले 50 घंटों के दौरान कुछ कश्मीरी पंडितों के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ख़ासतौर पे हम जिन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ कहा जाती है, उसमें 2 वीडियो चलाए जा रहे हैं। एक कश्मीर का कोई साधु है, कश्मीरी साधु है, वो नॉन मुस्लिम है, और उसके साथ साथ एक नॉन मुस्लिम लेबर का वीडियो है, वो बड़ा चलाया जा रहा है। और इन दोनों वीडियोस को अगर अभी दिखा सकेगा अपनी स्क्रीन पे, तो ये दोनों वीडियोस जो हैं कश्मीरी पंडितों से मुतालिक, और ये साधु जी जो हैं ये बता रहे हैं कि भाई मैं सल्ला में, मैं मंदिर में था। ये कश्मीरी पंडितों के उस ग्रुप में है। ये साधु जी बता रहे हैं मैं मंदिर में था, यहाँ पे मंदिर की ज़मीन थी, लेकिन यहाँ पे एक टोला आ गया, मेरी ज़मीन यहाँ पे मंदिर की ज़मीन पे कब्जा कर गया। और इस वीडियो को लेके बड़ा गम और गुस्सा जो है कश्मीरी पंडितों के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, खासतौर पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। और इसमें जिस आदमी का जो नाम ले रहे हैं या इसके साथ यही इनके साथ एक और आदमी है, वो भी बता रहा है कि हमारे यहाँ आए 10 लोग आए, उन्होंने यहाँ डंडा कुटाई की वगैरह किया। तो ये क्राइम का मामला है, ये हिंदू मुसलमान का मामला मुझे जहाँ तक नहीं लगता। और ख़ास तौर पे लैंड माफिया के सामने ना हिंदू है ना मुसलमान है। और इस सब के बीच में आज सतीश मालदार जो हैं, जो जम्मू कश्मीर पीस फोरम के लीडर भी हैं, इन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दिया। और सतीश मालदार ने इस स्टेटमेंट में कहीं न कहीं मंदिरों की ज़मीन ले जाने की बात की है और बाकी मुद्दे की बात की है। मैं ज़रा इसी मुद्दे पे आज बात करूंगा। बराह रास्त सतीश मालदार से मैं ज्वाइन करूंगा और उसके साथ साथ मेरे साथ फारूक तराली साहब रहेंगे। सतीश जी आदाब, नमस्कार, वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा चू ठीक, मैं कश्मीरी में पहले बात करूँ क्योंकि मेरे दर्शक जान सके। आपके माध्यम से मैं पूरे कश्मीर के अपने मुसलमान भाइयों को माह रमजान का मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये दुआएं जो है कि पूरे अवाम को मिले, खास तौर से कश्मीरी पंडित समुदाय को जो पिछले इतने सालों से एग्जाइल में रह रहे हैं, और दुआ करें कि वो अपने घर को वापस लौटे। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं। मेरे साथ फारूक साहब भी हैं। फारूक तराली ने आमतौर पे जाना जाता है और बड़े बेबाक हैं, अक्सर साहब भूल जाते हैं, जो बात किसी को कड़वी भी लग जाए भूल जाते हैं। तो आज की बात थोड़ी सी कड़वी सी है। लैंड माफिया का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मज़हब नहीं होता है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ। और लैंड माफिया जो है, जिस तरह एक वीडियो जो है जो अभी मेरे स्क्रीन पे भी आया था, ये श्रीनगर में ज़मीन है, कश्मीरी पंडितों की है या मामला या किसकी है, इसका फैसला एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, पुलिस करेगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा, कोर्ट करेगा। इसमें हिंदू मुसलमान करके कश्मीरी पंडित वर्सेस कश्मीरी मुसलमान करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आम तौर पे में आज भी आपके इस पर स्टेटमेंट आया है। ज़रा आप अपना स्टेटमेंट दोबारा दोहरा दें हमारे नाजरीन को, आपने क्या बताया है? देखिए, सबसे पहले हम कंडम करते हैं, हमने ये बाकायदा कह रहे हैं कश्मीर में लैंड माफिया है और ये इतना जबरदस्त लैंड माफिया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें पुलिस के सिलेक्टिव कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और काफी रसूखदार जो बिजनेसमैन हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। स्पेशली जितनी भी टेम्पल प्रॉपर्टीज में हैं उसमें ये लोग मुलविस हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग हैं, नो, इसमें कश्मीरी पंडित भी कुछ इन्वॉल्व हैं, हिंदू समुदाय के लोग भी इन्वॉल्व हैं और काफी सारे बड़े जो माने जाने कुछ पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एफ्लुएंट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जो वीडियो अभी आप जरा दोबारा वो तस्वीर दिखा दीजिएगा, ये महंत जी हैं, मैंने इसको क्रॉस चेक किए, श्रीनगर के सलिना ये रामबाग के इलाके में है। वहाँ मंदिर की ज़मीन है या नहीं है, ये फैसला लॉ एंड ऑर्डर करेगी, मशीनरी करेगी। इसमें मुसलमानों का कहाँ से रोल आ गया?
आमतौर पे कश्मीरी पंडितों के ग्रुप्स में चल रहा है कि मुसलमानों ने कर लिया जी, मुसलमानों ने कहा से, मुसलमानों की जमीन भी तो लैंड माफिया खा रहा है, मुसलमान और हिंदू क्यों करने की बात है? देखिए मैं वही कह रहा हूं, मैं ये पर्टिकुलर में हिंदू मुस्लिम की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम। मैं तभी कहा कि ये बात उसकी नहीं है, ये एक लैंड माफिया है जिसमें सक्रिय ग्रुप है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। ये है जमीन के कागजात, ये फर्जी कागजात बनाए गए हैं। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो ऑफिस है वो मंदिर की जमीन पे, देखिए सरकारी दफ्तर जो है मंदिर की जमीन पे है, और पिछले 30 साल से 1 रुपया उन्होंने किराया नहीं दिया है जी। मंदिर की तरफ से कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई लीज एग्रीमेंट नहीं है, उसके बावजूद सरकारी दफ्तर यहां पर बैठा हुआ है। और इसमें सपोर्ट करने वाले जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वकील हैं, मंदिर के लोग जो इलीगल ट्रस्टी बने बैठे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ताज्जुब वाली बात है, जब न कोई एग्रीमेंट बना है, फर्जी डॉक्यूमेंट, मरे हुए इंसान के फर्जी डॉक्यूमेंट्स को पेश किया जा रहा है कोर्ट में कि आप लीज एग्रीमेंट बनाइए। दूसरा दिखाता हूं, ये आप पढ़िएगा जी, ये कौन सा है? अगर बाद में आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दें, मैं बाद में इसको दूसरी खबर में भी चला दूंगा। फिलहाल ये क्लियर दिखा रहे हैं कि यहां पर लीज दी गई है, यहां पर लीज दी गई है, सेल किया गया है। और खास तौर से आपको मालूम है कि कश्मीर में जो है कि मिठाई के द्वारा सारे कारोबार होते हैं, जो भी किराए पे चढ़ते हैं वहां पर मिठाई लगती है, जिसको देसी में कहते हैं पगड़ी। ताज्जुब वाली बात है कि डिस्पाइट कई बार हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दी है कि डीसी डिविकॉम इज द कस्टोडियन ऑफ द लैंड। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन दी जाती हैं, सर आप कह रही है माफिया नहीं है, पुलिस स्टेशन एफआईआर करने को तैयार नहीं है, कोर्ट में ऑनलाइन केस फाइल करते हैं दिल्ली से, इतना माफिया तगड़ा है कि रजिस्ट्रार केस रजिस्टर करने को तैयार नहीं है। डीजीपी को कंप्लेंट की जाती है, वहां से कोई जवाब नहीं आता है डीजीपी के दफ्तर से कि भाई इस पे कंप्लेंट करनी चाहिए। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई मंदिर की जमीन को आप प्रोटेक्ट कीजिए, जिससे सेल्स का एक्ट है। यहां तक कि बोला गया है कि आप किराए पे भी नहीं चढ़ा सकते हो, बेचने की बात दूर है कि आप किराए पे भी नहीं चढ़ा सकते हो। डिस्पाइट दैट इतने ये माफिया सक्रिय है, और एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, जुडिशरी के लोग इनके साथ में खुलेआम कर रहे हैं। पहले क्योंकि मैं आपके आज के फारूक तराली भी आ चुके हैं, जरा फारूक तराली को भी आइएगा, उसके बाद मैं आबिद फारूक तराली साहब को भी स्क्रीन पे ले आइएगा। और मैं जरा ये जानना चाहूँगा, ये आज का जो स्टेटमेंट है, ये क्या मुसलमान इसमें अक्यूज्ड हैं जो आपने स्टेटमेंट दिया, या सिर्फ कि लैंड माफिया, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी? क्योंकि अगर हम ब्यूरोक्रेसी देखें, एलजी साहब भी नॉन मुस्लिम है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी नॉन मुस्लिम है, डीजी साहब भी नॉन मुस्लिम है, आईजी साहब भी नॉन मुस्लिम है, तो यहाँ तो मुसलमानों की बात ही नहीं है। तो फिर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल किस्सा है इसमें, तो व्हाई दिस नैरेटिव इज बीइंग प्रोपेगेटेड इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज ऑफ कश्मीरी पंडित? वो कश्मीरी पंडित बच्चा जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में है उसको बताते हैं कश्मीर में मुसलमान जमीन खा गए, वहां क्यों नहीं आप लोग इस चीज को बताते हैं कि भाई मुसलमानों ने नहीं खाई, वो फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का, वो फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्यूरोक्रेसी का, और लैंड माफिया का। लैंड माफिया में ये जो अभी स्क्रीन पे आप जो बंदा बोल रहा है, इसने जिस बंदे का नाम लिया, इसने नदीम नाम का, अगर ये वाही नदीम है जो मेरे दिमाग में है, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वही नहीं, उसके पास तो उसके खिलाफ तो 40-50 केस लैंड माफिया के चल रहे हैं, जमीन के लोगों के हड़पने की। तो ये आप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई ये मत करिएगा? जी जरूर हम कहते हैं, देखिए जो नैरेटिव वहां पर भी चलता है, यहां पर भी चलता है नैरेटिव। डेफिनेटली यहां पर कुछ हेट मॉन्गर्स हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो लोग कश्मीर में जाते हैं, रहते हैं, इन एफ्लुएंट लोगों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठते हैं, बिजनेसमैन के लोगों के साथ बैठते हैं, वो बानिहाल पार करते ही अपने व्हाट्सएप पे बैठ जाते हैं, प्रेस रिलीज देते हैं और हेट मॉन्गरिंग शुरू कर देते हैं। वो अमन की बात ही नहीं करना चाहते। फारूक तराली है, मैं जरा उनसे भी, फारूक साहब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लैंड माफिया
इसका मजहब ही कुछ नहीं है। रिश्वत का पैसा दे, एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उनको पैसा लेती होगी तभी वो चुप्पी करती है, उनका भी रिश्वत का भी कोई धर्म नहीं होता है। ओवरऑल ये सारी जो सिचुएशन है, एक बार फिर वो जो कश्मीर जम्मू में जो जिस तरह मैंने अभी बताया जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ग्रुप से कश्मीरी पंडितों के, उनमें जो गलत जिस तरह ये वीडियो जो साहब का है ये बड़ा वायरल है कश्मीरी पंडितों में के ग्रुप्स में। ये श्रीनगर के सोलना का, मैंने इसको क्रॉस चेक किया है, सोलना के इलाके, ये रामबाग के इलाके का है और इसका लैंड का मामला है वहाँ पे। वो मंदिर की ज़मीन है, किसकी ज़मीन है वो कोर्ट फैसला करेगी, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसला करेगा। लेकिन ये इसमें जिस आदमी का नाम, उसका नाम नदीम, ये बता रही है नदीम आया जी, नदीम। अब ये कौन नदीम है? अगर मेरा आइडिया है, अगर ये वो नदीम है जो मेरे दिमाग में है, उस पर ऑलरेडी 60-70 केस मुसलमानों की ज़मीन हड़पने के हैं, तो उसमें कहाँ से आ गया ये? इस पर कहीं रोक लगाने की ज़रूरत है ना? सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और सतेज जी आदाब। मैं सतेज जी की इस बात पे अपने कुछ गुजारिशात यहाँ रखूंगा जी। जब मिलिटेंसी का ऑनसेट हुआ इन 1990, तो ड्यू टू इनसिक्योरिटी हमारे ये पंडित भाई यहाँ से चले गए जी। मैक्सिमम जम्मू में रहे, कुछ दिल्ली में रहे और कुछ अपने मुल्क के दूसरे शहरों में मतलब सेटल। तो इसके दौरान जिसकी भी यहाँ जमीन थी, स्पेशली मैं उनकी बात करूँ जो गांव देहात में रहते थे, उनके पास लैंड हुआ करती थी, तिम सन पंड जमींदार। बदकिस्मती का आलम यह है कि हमारे पंडित भाइयों ने उस वक्त अपने किसी पड़ोसी जो कश्मीर में उनके साथ रहता था, उस महल्ले में रहता था या आस पड़ोस में, तो उनको अटॉर्नी दी कि आप हमारी इस लैंड को फरोख्त कर सकते हैं। जब वो अटॉर्नी उन्होंने दे दी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने फरोख्त की, तो वही जो अटॉर्नी वाले थे उन्होंने फिर इसको प्रोफेशन बनाया, लैंड माफिया जिसे आप कह रहे हैं, लैंड माफिया बन गए। लैंड माफिया बनते बनते सतेज जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि वही लैंड माफिया वाले, वेदर दे वर सम मुस्लिम्स, मतलब एक मछली सारे तालाब को, गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, या इनके ही कुछ लोग थे जो जम्मू या दिल्ली में इनके मतलब पंडित बरादरी के, तो इनका एक मतलब वो माफिया बना। तो फिर उन्होंने इस लैंड को बेचना शुरू किया और डिस्ट्रेस डीड्स से सेल्स हो गई। जबकि 1997 में एक एक्ट गवर्नमेंट ने लागू किया, जम्मू और कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1997, जिसके तहत, उस एक्ट के तहत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमारे पंडित भाइयों की थी उसकी प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रेस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल्स थी। और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो हमारे कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको डिजिग्नेट किया गया, दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ माइग्रेंट पंडित, और दूसरे अफसरान चाहे तहसीलदार या एसी वगैरह हो। मगर इस ऑर्डर के तहत यह भी इसमें प्रोविजन है कि जो भी डिसीजन एक डीसी साहब या तहसीलदार साहब इस इमूवेबल प्रॉपर्टी जो माइग्रेंट हमारे पंडित भाइयों की है डिसीजन देगा, दैट कांट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि टेक्निकल हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हर्डल्स और ये लैंड माफिया और दूसरे जो इसमें मुलव्वस है, ये मिलकर इन्होंने बहुत सारी जगहों को हड़प कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनकी एनक्रोचमेंट किसी जगह नहीं है जो लैंड सेल अभी नहीं हुई है, या चाहे वो स्थापन की जगह हो या किसी की जाती प्रॉपर्टी हो, मगर ये तो बिल्कुल यकोशिर पुंछ वनन तुमलस मंस का नजबराब सारी जगह यही नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि अगर कोई लड़का हेट मॉन्गर है जो इस हेट मॉन्गरिंग को जरा और तशहीर करता है, पब्लिसिटी करता है, ये हेट मॉन्गर्स दोनों कम्युनिटी में है, ये हम में भी है और पंडित बरादरी में भी है। लेकिन मेरा कहना है कि ये जो इसमें क्या कर रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, इसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं, स्पेशली रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिन्होंने ये कर दिया है। मगर मैं ये वसूख के साथ कह रहा हूं, मैं त्राल का रहने वाला हूं, हमारे जो चुनी लाल जी हैं स्थापन कमेटी के कुछ कुछ ओहदेदार हैं, या हमारे नूरपुर त्राल के इस वक्त प्रोफेसर साहब, जितने भी हमारे यहाँ मंदिर हैं
स्थापन है इनको एक तो रिनोवेशन हुई। मैंने 10 बार एलजी साहब के सामने मसाजिद के साथ साथ पहले नंबर पे मंदिरों के रिनोवेशन की बात की है। कब हमारे पंडित भाई कश्मीर वापस आएंगे, लेकिन इनके जो रिलीजियस प्लेसेस है इनको हमें इंटैक्ट रखना है। दूसरी बात, हमारे नवबरताल में एक कपड़ा स्थापन, फारूक साहब, उसमें कुछ मैं दोनों गेस्ट से थोड़ा सा एनक्रोचमेंट हुई थी। वो लैंड रेस्टोर हो गई, वो रिट्रीव कर दी गई और इस वक्त वहां मंदिर भी बना है। इस वक्त वह मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, देवराबंदी भी हुई है। ये हर जगह नहीं है। मैं सतीश जी, कश्मीरी पंडित वापस आए, इसके लिए आम मुसलमान, मैं आम की बात करता हूँ, हो सकता है मुसलमानों में भी 2-4% हो, 10% भी हो सकते हैं जो कहा चाहते होंगे नहीं दफा नहीं आने चाहिए, हो सकता है। लेकिन मैं ओवरऑल एक आम मुसलमान, एक आम कश्मीरी की बात, क्योंकि कश्मीर में 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो इसलिए ये कश्मीरी की बात जब आती है तो मुसलमान की आ जाती है। तो एक आम कश्मीरी, आम मुसलमान जो है वो चाहता है कश्मीरी पंडित वापस आए। लेकिन जब ये नैरेटिव सोशल मीडिया के देखता है, उसको लगता है, जो नौजवान अब मेरी उम्र के लोग हैं वो कहेंगे ठीक है भाई ऐसे हर, लेकिन ये जो नया हमारा जो खिंडरा नौजवान है, ये जब वो देखता है, उस तक ये बयानात पहुंचते हैं, वो कहता है अरे ये तो मेरी कौम के जालिम है, इससे इनको वापस लाने की क्या बात, उसके दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जबकि कोशिश हम करें कि दोनों वापस आएँ। यहाँ ज़मीन कश्मीरी पंडितों की ली है, किसी ने खाई है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। मंदिर की ज़मीन है, कम से कम आप पब्लिक में बताएं कि किसने खाई है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन एक लैंड माफिया के 10-15 लोग जो हैं उनने ज़मीन खाई, वो सारे मुसलमानों पे थोड़े चढ़ गया। देखिए, जो आपका कहना है, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि पूरे कश्मीर के मुसलमान समुदाय जो है बड़े शर्मिंदा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक हालात की वजह से कश्मीर से बाहर आ गई। बिल्कुल है, इसमें कहीं पे दो राय नहीं है। और स्वयं खुद में ही ग्रैंड मुफ्ती साहब ने, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हैं, उन्होंने ये कई बार कहा। मीर भाई साहब ने जामिया मस्जिद से कई बार ये कहा कि हम सारे शर्मिंदा है इस हादसे को लेके, हम इसको कितना भी हम धोएं तब भी हम कह नहीं सकते हैं कि पूरा मुसलमान समुदाय जो है इससे शर्मिंदा है। बट देखिए, जैसे आपने एक पॉइंट कहा, यहाँ पर जो क्रिमिनल माइंडेड पीपल है, those who want to earn out of the conflict, वो चाहते ही नहीं है न कश्मीर में अमन बैठे, न ही कश्मीरी पंडित वापस आए। क्यों? उसको इन चीजों से ही बेनिफिट हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको कह रहा हूं, आप दुर्गानाग को लेके चलिए। दुर्गानाग जहां पर मेन हार्ट ऑफ द सिटी डेलीगेट पे है, 60 कनाल की जमीन आज मात्र टोटल 2 कनाल पे पहुंची है। बेच के सबको दे दिया गया है, लीज पे दिया है, मिठाई ली गई है। और ताज्जुब वाली बात है, त्राली साहब जैसे बोल रहे थे, एसडीएम कोर्ट उसको लीज करता है, जबकि कोर्ट का ही ऑर्डर है कि आप किराए पे नहीं चढ़ा सकते हो। पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है, क्राइम डिपार्टमेंट को एक्शन करने को तैयार नहीं है। एक बड़ी एक विडंबना है। और इन हालातों से हो क्या रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूं, कोई कहीं पे बैठा है, वो कहता पता नहीं क्या हो गया जी, सनम ने, एजाज ने, पता नहीं वहां पर लोग हो गए, उन्होंने कर दिया होगा। क्योंकि सोशल मीडिया को जब चलता है तो नेगेटिविटी पे ही चलता है। और जो जानबूझ के ये जो लोग हैं फिराक में रहते हैं कि कभी कश्मीरी पंडित वापस ना जाए, और वहां पर है कुछ लोग वो जो चाहते हैं कि भाई वो वापस आए, क्योंकि उनको बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो ओवरऑल इसका इलाज क्या है? अब ठीक है, हमारे यहाँ भी इस तरह के लोग कमजरफ लोग होंगे नहीं हैं। कश्मीरी पंडितों में भी इस तरह कमजरफ लोग हैं, क्योंकि मैं कई मिसालें कश्मीरी पंडितों देखता हूँ, उनने खुद ज़मीन बेची, बाप ने बेची, बेटा महीने के बाद खड़ा हो गया सामने, है मैंने ये नहीं किया, उसने वो सारा उसको डुबो। बहुत को मैंने मुसलमानों को रोते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों में भी सब दूध के दूल्हे, बहुत से लोग ऐसे हैं कश्मीरी पंडितों में जो इससे तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, हम क्या करें इसमें, हमारा रूल। क्योंकि यहाँ आपको अगर स्टेटमेंट देना, आप एलजी के खिलाफ दीजिएगा। इसमें पहल करी थी, और मैं धन्यवाद करता हूं उस बात को लेके मीर भाई साहब का और ग्रैंड मुफ्ती का और सारे उलेमास का, जिसमें उन्होंने दिल्ली में आके पहल करी थी, हम इंटरफेथ कम्युनिटी बनाए जी। और नंबर 1, नंबर 2, हम एक एसआईटी के लिए गठन करें। एसआईटी का मतलब है कि जहां पर जैसे
कोई पर्टिकुलर समुदाय कहते हैं जी मेरी जमीन को हड़पा गया है, मेरी खाई है, एनक्रोचमेंट हुई है, कुछ हुआ है, ताकि जुडिशरी उसको देखे, रिपोर्ट अपना तलब करे और उसको जस्टिस मिले। जी। जब हमारी इंटरफेट होगी और एसआईटी की कमेटी को बिठाया जाएगा, तब जाके ही ये जो मामलात है ये सामने नहीं आएंगे। तो हेट मॉन्गर्स विल नॉट बी देयर। फारूक साहब, आपका व्यू पॉइंट इस पे, सजेशन आपका, कैसे हम इस चीज को दूर रोक सकें? क्योंकि खुदा के घर का तो इलाज था, यहाँ आम लोगों का, गरीब का, खुदा अपना ठीक है वो अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन आम गरीब की जमीन को हड़पा जाता है, तो उस पे तो क्या कहेंगे? जरा ये अब कम्युनिटीज की जो दूरियां हैं इसको कम। आपसे मैं इस बारे में मैं ये मेरी गुजारिश होगी कि ये तो यहाँ से मतलब डिस्प्लेस्ड है, अपने बर्थ प्लेस से ये मुल्क में ही रहते हैं, लेकिन जलावतन नहीं, ये बहुत बड़ा जुल्म है दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है अपनी मादरे वतन को छोड़ना। अपने मुसलमान भाइयों की हम बात करेंगे, अगर मेरी यहाँ जमीन पड़ी है तो साल में 10 बार या 50 जगह ऐसी लैंड एनक्रोचमेंट होती है जिसको कश्मीरी में बेरजूर कहते हैं। इस पे झगड़े होते रहते हैं। अब सितम ज़रीफ ही ये है कि ये हमारे पंडित भाई हमसे आंखों से दूर है। अब इनकी जो लैंड है सचमुच अगर अनसोल्ड है, अभी जो किसी भाई ने अभी नहीं बेची है, ये हमारा दीन, हमारा मजहब कह रहा है ये हमारे पास अमानत है जी। बिल्कुल, ये इनकी जमीन हमारे पास अमानत है। मगर मेरी गुजारिश है सतेश महलदार से या इन जैसे एक्टिविस्ट और लीडरों से जो पंडित बरादरी के हैं, आओ मिलजुल कर बैठे। मीर साहब का कहना सही, दूसरे उलमा हजरात का कहना सही, और आओ मिलजुल के बैठे। मैं त्राल का रहने वाला हूं, मेरे त्राल के जो यहाँ पंडित भाई थे वो आए, हम 10 आदमी यहाँ बैठ के इसी तरह हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में सारे वो पुराने हमसाये इकट्ठे मिल के बैठे और अपनी ये जो अपने हमारे कजल्स हैं जो हमसे दूर ले जा रहे हैं एक दूसरे से, या हेट मॉन्ग और सारे, उनका सफाया करने के लिए हम बैठे। आओ, वी आर विद ओपन हार्ट, विद ओपन आर्म्स, हम वेलकम करने को तैयार है। हमारे दिल में, इस जिगर में दर्द है आपको यहाँ आने के लिए। कैसा जमाना गुजारा हमने, हमारे पुरखों ने, हमारे असलाफ ने एक साथ, और सिर्फ इतना फर्क था, ये पंडित धर्म से थे और हम इस्लाम से थे, हम मुस्लिम थे, इतना कुछ था। बाकी हमारी जो परंपराएं थी, रीत रिवायती थी, वो सब मिलजुल कर हम इकट्ठे बांटते थे त्योहारों पे, हर एक के सुख दुख में। लेकिन मेरी इसमें यही इनसे गुजारिश रहेगी, आओ मिलजुल के बात करें। हम तड़प रहे हैं आपके लिए, और मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि जो हमारी पंडित बरादरी इस वक्त हमसे, हमारी आंखों से दूर है, वो भी तड़प रहे हैं। लेकिन इसको मुसलमान के खिलाफ या कश्मीरी मुसलमानों ने हमारी जमीन हड़प कर ली, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है सतीश जी, मैं आपको 100% होगा। वक्त मुझे फारूक साहब इजाजत नहीं देता है। हड़प किया है जमीन, वो आ जाए, आइडेंटिफाई दोज नेम्स, हम देखेंगे, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। तो इसलिए सबों की ये इल्जाम लगना नहीं चाहिए। वक्त इजाजत नहीं देता है सबू पे जाने। सतीश जी, एक मिसाल बताऊं मैं, मेरे बचपन में अगर मैं सुबह सुबह राजभट्ट को बदतमीजी उसके साथ नहीं करता, बचपन की बदतमीजी जो होती है, क्लास फेलो उसकी बदतमीजी, अगर वो उससे नहीं करता तो मेरे घर में ना उसके घर में चैन आता था। समझते थे या मैं बीमार हूं या राजा बीमार है। वो कश्मीरी पंडित मुसलमान कुछ तक आज को रखने में लड़े कि ना आज मुझको सन बीमार, ये होता था। और मैं आज भी ये दावे से नहीं, मैं फख्र से कहता हूं गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन वनान अत रजिस्टर्ड बॉडी, यम सारे इलीगल बॉडी। अगर यम इलीगल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिवकॉम, डीसी, रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज, आई एम टॉकिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज, यमन कितकन अलाउ करने, यीदिस कागज वर्कस कितकन करने, हाउ जुडिशरी कितकन करने, अत गोस युन टोटल बैन लागने। This is the nexus in the government, this is nexus in the administration, not in the Muslim community, not in the Kashmiri Pandit community. No. Second is बुशुस करान बे गुजारिश ग्रैंड मुफ्ती साहबस, मीर वाइज साहबस बे यीत ऐसे पन मीर वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज तिम पे यीतन ब्रोट कन अख इंटरफेथ कमेटी बनावो इंशाल्लाह, यीतन की कहा ऐसे पान में ये दूर कर कमेटी, ठीक है वो उसके लिए उन्होंने दिया है, लेकिन आप लोग भी क्यों नहीं पब्लिक करते हो कि भाई हमारी वहां पे जमीन है,
मंदिर की जमीन है, इस पे फलानी आदमी ने कब्जा किया है, इसने थोड़ा सा पब्लिक कर दो, लोगों को पता हम चल पाए तो ओपनली करते हैं। देखो मैं आज आपके एजाज साहब, मैं भी आपके साथ सामने कागज लेके इतनी बड़ी फाइल लेके बैठा था, इसलिए जहां जो सच्चाई है कागज के हमने ओपनली बोलना है ना। जो चोर है, मैंने कहीं कोताही नहीं करी कि हमारे समाज के लोग इसमें इन्वॉल्व है। चलिए मालदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि हमारे जो बचपन के जो हमारी दोस्तियां थी वो बनी रहे। आज वो भी दिन वापस आ जाए। मैं कश्मीरी पंडित जो मेरे भाई थे, मेरे क्लास फेलोज थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे टीचर, मैं दावे से कि नहीं फ़ख्र से कहता हूँ कि भूषण लाल अगर नहीं होते तो सनम एजाज कहीं जंगल में आज भी बकरियां चरवाता होता। मैं गांव के ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और भूषण लाल ने मुझे मार मार के पढ़ाया है। वो मार तब वो हो सकता है मैं उसको गलत लेता होता, लेकिन अगर उनने मुझे थप्पड़ नहीं मारा होता मैं आज या नहीं होता, मैं बकरियां चराता होता पहाड़ पे। तो इन सब जो हमारी रिलेशंस हैं, खुदा करे एक बार फिर कायम हूँ, आपस में फिर मिल जा पाएँ। लेकिन आपने मुझे वक्त दिया, लेकिन इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। सतीश मालदार जी बहुत बहुत शुक्रिया। लैंड माफिया के आपको नाजरीन बात चला तो चलूँ, कुछ एक्सपीरियंस मेरे भी हैं, कुछ समझते हैं। लैंड माफिया पता है आपको क्या करता है? वो किसी भी गरीब की ज़मीन देखता है, उसके नकली कागज़ पटवारी कहीं कहीं मिल के बना देता है, और पटवारी के बाद ये सारा मामला जब अदालत में चलता है तो साफ ज़ाहिर हमारी अदालतों में 20-20 साल लगते हैं। स्टे आ जाता है, ये आ जाता है, स्टे वगैरह ही कोई मामला नहीं है। फिर वो गरीब आदमी सोचता है, उसको वो लैंड माफिया वाले अपने एजेंट रखे होते हैं, वो कहते हैं यार कब तक अदालतों के चक्कर करोगे, फैसला कर लो इसके साथ, आउट ऑफ कोर्ट कर लो। और उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट उसके साथ ये फैसला कर, वो लैंड माफिया वाले उसके जाते हैं, अच्छा ठीक है केस वापस लेते हैं वगैरह करते हैं, अब इसकी ज़मीन को हमसे इतने पैसे ले लो, वो पीनट्स उसको देते हैं। और वो आदमी जो कहता है कि मुझे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मुंसिफ कोर्ट में, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैं मरा हुआ हूँगा, लेकिन इस ज़मीन ऐसे कोर्ट के चक्रों में पड़ी होगी, वो कहता है अच्छा ठीक है। ये एक नई गेम प्लान चल रहा है यहाँ पे, इसमें फेक है। और श्रीनगर में मैं बहुत से ऐसे, चूँकि हमारे भी कनेक्शन होते हैं, बहुत से लोग हमसे मिलते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद अंदाज़ा मुझे यही हो रहा है कि ये इनका एक माफिया का एक नया तरीका भी है। आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, आपको वहाँ से हड़काया, फिर कोर्ट के चक्कर में लगाया, 20-22 साल आपके कोर्ट में लगते हैं। और साफ ज़ाहिर है अदालतों पे तारीख लगती है। तो फिर जब तारीख पे एक आम आदमी जिसने वो ज़मीन अपनी बेटी के जहेज़ के लिए खरीदी होती है, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बाकी बुढ़ापे के सहारे के लिए होती है, वो कहते हैं अब ये तो ऐसे ही जाएगी, चलो कुछ ही मिल जाए। और फिर ये लैंड माफिया इस तरह हमारे सर पे, और इनके कनेक्शन डीप रूटेड होते हैं। यकीन मानिएगा मैं कुछ वाक़ात में हूँ, कनेक्शन जो लैंड माफिया के हैं उनके बड़े अहदेदारों के पास कनेक्शन है, क्योंकि वो उस लैंड माफिया में जो 1 करोड़ की ज़मीन जो पीनट्स में ख़रीदते हैं ना, उससे कब्ज़ा लेते थे, उसका बेच के बाकी जो हिस्सेदारी है, पैसे की औकात जो यूजुअली पैसे को देखा जाता है। और जब वो पैसा ऊपर तक पहुंचा है तो उन लोगों की बड़ी हिफाजत होती है, उनको बड़ा ब्यूरोक्रेसी में या जो लोग हैं एट द हेल्प ऑफ फिगर्स, उनकी बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन आम शहरी को वो निगाह, वो इज़्ज़त नहीं मिलती, लेकिन ये लैंड माफिया वालों को इज़्ज़त मिलती। बहुत से नाम मैं जानता हूँ जो लैंड माफिया हैं, और इस तरह के लैंड माफिया हैं कि 41 केसेस हैं एक आदमी के ख़िलाफ़, लेकिन जम्मू हमारी जो इंतज़ामिया है उसके खिलाफ PSC भी लागू नहीं करती। लैंड माफिया को उसने लोगों की ज़मीन दबोची है, 41 केसेस है। लेकिन क्या करें, हमारे सिस्टम में ये कुछ नाक़िस पुर्ज़े हैं, इन पुर्ज़ों पे हमें चलना, इनको साथ लेके। मुद्दा हमारा आज का इतना ही। रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात दिन भर में, तब तक के लिए रखिए ख्याल अपना। अल्लाह हाफ़िज़।